गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम है इस पाठ का वर्ण विचार, यानी कि आज हम वर्ण पर का अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण, इसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क ख ग, ये सारी चीज़ें क्या है? वर्ण है। वर्ण का मतलब होता है कि इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, वह वर्ण कहलाती है। तो आज इस पाठ में हम वर्ण का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को मैं शुरू करती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है ना? अब आपको पता चल गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी क्या होती है? ध्वनि होती है। तथा भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं और इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह मान लिए गए हैं और इन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। जैसे मुनि ने कहा जीवों पर दया करो, यह एक वाक्य हो गया। मुनि ने कहा जीवों पर दया करो। अब जीवों पर दया करो, इन शब्दों को हमने अलग अलग लिखा। अब जो जीवों एक शब्द है, जब इसको हम खोलकर लिखेंगे तो किस तरीके से वो आपको पुस्तक में दिख रहा है। तो अब जीवों एक शब्द था, उसके हमने अलग अलग टुकड़े किए, तो वो क्या हो गई? ध्वनि बन गई उसकी, और इन ध्वनियों को हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो अतः ये सभी क्या होंगे? वर्ण होंगे। अब है वर्ण की परिभाषा। वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या होता है। ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं। अब है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला आपने बचपन से ही पढ़ी है। अ से लेकर ग ज्ञानी तक जो आपने पढ़ा है, वह सारा क्या है? वह वर्णमाला है। ठीक है? तो उसमें क्या है? जो वर्ण है वह क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं और उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अब है वर्णों के प्रकार कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वर, दूसरा होता है अयोगवह और तीसरा होता है व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर को पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले अथवा लिखे जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? क्या होते हैं स्वर? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं पड़ती है, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात जो स्वतंत्र रूप से है, और जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुंह से निकलने वाली जो वायु है, वह कहीं किसी भी चीज़ से नहीं टकराती है और स्पष्ट बोली जाती है। ठीक है? और वो वायु बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं आपको पता है बच्चों? चलो मैं बताती हूँ। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? ये 11 हमारे स्वर हैं। अब है स्वरों के भेद। अब स्वरों को भी अलग अलग भेदों में बांटा गया है। सबसे पहले है उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या लघु, और दूसरा है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है? अब है ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। क्योंकि इनको जब हम बोल रहे हैं, इनका उच्चारण कर रहे हैं, तो समय यहाँ पर कम लग रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे?
ह्रस्व स्वर कहेंगे। आपको ये लर्न करना है, ये याद करना है कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं और क्या होता है इनका अर्थ? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी हमने ह्रस्व स्वर को पढ़ा था कि भाई ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं जिनके उच्चारण में समय कम लगता है, किंतु दीर्घ स्वर में क्या होता है, जो ह्रस्व से जो स्वर थे उनके उच्चारण में जो समय लग रहा था उनसे 2 गुना समय लगता है किसके उच्चारण में? दीर्घ स्वरों के उच्चारण में। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ह्रस्व स्वर कितने थे? 4 थे। तो 7 ये हो गए और 4 वो हो गए, तो कितने हो गए? हो जाते हैं 7 और 4 11, और टोटल स्वर कितने हैं? 11 ही हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या हो गए? ये सारे दीर्घ स्वर हैं। अब पढ़ेंगे हम अयोगवह। हिंदी में अंग, अह और अंग, अ और अह वर्ण क्या कहलाते हैं? अयोगवा कहलाते हैं। ठीक है, ये ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन है। इन्हें क्रमशः अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अ के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं, और आ के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं, और अ के आगे जब 2 बिंदियां होती हैं उसको हम विसर्ग कहते हैं। और ये तीनों ही वर्ण क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अब है अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नासिका से ही बाहर निकलती है, नासिका से मतलब नाक से ही बाहर निकलती है, तो लिखते समय वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जब आप बोलोगे हंस, हंग, तो ये कहाँ? नाक से जो वायु है कहाँ से बाहर निकल रही है? नाक से बाहर निकल रही है। आप बोल उच्चारण करके देखिए, आपको एहसास होगा। हंस, पंखा, बंदर, अंक आदि। ठीक है, तो ये सब आप जब उच्चारण करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि जो वायु है वो जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो जो वायु केवल कहाँ से निकल रही है? नासिका से निकल रही है, तो वह वहाँ क्या लगेगा? वहाँ पर अनुस्वार लगेगा। अब है अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों स्थानों से निकलती है, तो लिखते समय वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब आप अनुनासिक में क्या होता है? अनुस्वार में तो वायु कहाँ से निकल रही थी? ओनली नाक से निकल रही थी, किंतु जब हम अनुनासिक जो वर्ण हैं उनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वह नाक और मुंह दोनों से निकलती है, और लिखते समय हम क्या करते हैं? उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे सांप, सांप बोल के देखो आप, सांड, कांच, चांद आदि। ठीक है, तो ये सारा जब हम उच्चारण करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब है विसर्ग। विसर्ग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसका उच्चारण हा के रूप में होता है। समझने वाली बात है कि जो विसर्ग होता है उसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, इसका उच्चारण हा के रूप में किया जाता है। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे कुछ शब्द हैं जिनके प्रयोग में ही जिनके साथ ही किसका विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे पुनः, शनः, अतः, प्रातः आदि। और ये सारे शब्द कहाँ से आए? संस्कृत भाषा से आए हैं। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे स्वर। स्वर को बोलने की, उच्चारण करने के लिए किसी की भी सहायता नहीं पड़ती है, वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। और जो अयोगवाह होते हैं उनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको जब हम बोलेंगे तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अब आपको याद करना है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं।
ड और ढ को मिलाकर 35 हो जाते हैं। ठीक है, ये ड और ढ को थोड़ा अलग कर दिया है यहाँ पर, और तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये 35 हो जाएंगे। लेकिन 11 स्वर और 33 व्यंजन टोटल होते हैं। अब है व्यंजनों के भेद। उच्चारण के स्थान पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श का मतलब होता है बच्चों छूना, यानी कि टच करना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो जीभ होती है मुख के अंदर किसी स्थान को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो स्पर्श व्यंजन है, जब हम उनका उच्चारण करेंगे तो जो मुंह के अंदर जब हम उनको उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, वह किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, इसलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। इनकी संख्या 25 है। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन को हम कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में, वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वाला जो है तो क वर्ग हो जाएगा, च छ ज झ ये अण ये क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा, ट ठ ड ढ अण ये ट वर्ग हो जाएगा, त थ द ध न ये त वर्ग हो गया, प फ ब भ म ये प वर्ग हो गया। ठीक है, इनको हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के नाम से जानते हैं। और ये टोटल कितने हैं? ये 25 हैं। अब जो ये वर्ग हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, जो क वर्ग है, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ यानी कि हमारा गला है। जब आप इनको बोल के देखोगे तो आपको एहसास होगा कि इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। जैसे हम बोलेंगे क, ख, ग, तो हमारी जिह्वा है वो हमारे कंठ से स्पर्श करती है। उसी प्रकार जब हम च वर्ग का उच्चारण करेंगे तो जो तालु होता है, यानी कि हमारे मुंह में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, हमारी जिह्वा वहाँ पर स्पर्श करती है। जैसे च, छ, ज, झ, तो जब हम इनको बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जिह्वा कहाँ पर स्पर्श कर रही है। तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह तालु है। अब है ट वर्ग। ट वर्ग यानी कि इस ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। आप बोल के देखिए ट, ठ। जो हमारे दांत होते हैं और जो हमारे दांतों के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम मूर्धा कहते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ, आप बोल के देखिए आपको पता चलेगा। फिर है त वर्ग। त वर्ग है वो दंती है। दंत वहाँ उनका उच्चारण स्थान है कि जो हमारी जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न, आप बोल के देखिए आपको पता चलेगा। फिर है प वर्ग। प वर्ग का जब हम उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ, क्योंकि जो हमारे होठ हैं वो वहाँ पर हमारी जिह्वा स्पर्श करती है। जैसे प, फ, ब, भ, म। तो ये हो गए व्यंजन और इनके उच्चारण स्थान। और ये 25 व्यंजन हैं और इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे चलते हैं। अब है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ का अर्थ है अंदर या बीच में स्थित। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है अंतस्थ, यानी कि किसी के अंदर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतरी भागों को बहुत कम स्पर्श करती है उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वहाँ तो मुंह के अंदर स्पर्श कर रही थी, लेकिन अंत्यस्थ व्यंजन के अंदर जो हमारी जिह्वा होती है, जो हमारी जीभ होती है, वो मुख के जो भीतरी जो भाग है उनको बहुत कम स्पर्श करती है। और अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल और व अंत्यस्थ व्यंजन हैं। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई निकलती है और उससे क्या होता, गर्मी या ऊष्मा निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ऊष्म व्यंजन में कि हम इन जो ऊष्म व्यंजन होते हैं जब उनका उच्चारण करेंगे तो जो वायु है वो मुख के जो विभिन्न भागों से क्या करती है, स्पर्श करती हुई निकलती है, जिससे क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स और ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। अब है अतिरिक्त व्यंजन भी है हमारे उसमें कि अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से हैं।
डा और ढा, इसको हमने पढ़ा था कि व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन डा और ढा को मिला देते हैं तो 35 हो जाते हैं। ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में डा और ढा ये दोनों ट वर्ग के डा और ढा के नीचे बिंदु लगाने पर बनते हैं। जब हम डा और ढा को लिखेंगे बिंदी नहीं लगती है, लेकिन जब इनको हम अतिरिक्त व्यंजन में जोड़ते हैं तो इनके नीचे बिंदी आ जाती है। इसके कारण इनके स्वरूप तथा ध्वनि में भी अंतर आ जाता है। तो ये दोनों किस में आते हैं? अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं। अब है इन्हें भी समझिए। अब जैसे एक तरफ डा लिखा हुआ है और एक तरफ डा लिख के उसके नीचे बिंदी लगी हुई है। अब हम पहले पढ़ेंगे डा वाले से डाल, लेकिन अगला जो वर्ण है उसके बिंदी वाला उसको बोले पकड़। तो थोड़ा जब हम बोलेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। निडर, सड़क, डरपोक, रगड़। तो बोलेंगे तब हम ये चीज़ क्लियर होती है। ऐसे ड और ढ, ढाल, बूढ़ा, ढीला, पढ़ाई, ढोलक, चढ़ाई। तो ठीक है, आप इनका उच्चारण करना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी कि किसी के संयोग से किसी चीज को बनाना, यानी कि उन दोनों को जोड़ना या उनको संयुक्त करना। छ, त्र, ज्ञ और श्रय क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अर्थात दो व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन कहा गया है। अब जैसे शा से क्षत्रिय लिया तो इसमें है क और शा, इसमें मिला हुआ है। तो क और शा को मिलाने पे बनता है श, जिसको हम बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ना, शा से क्षत्रिय। तो इसमें क्या मिला हुआ है? क और शा। जैसे कक्षा, रक्षा और शिक्षा, जो आप बोलोगे तो इसमें क का साउंड भी आता है। अब है त्रय। त्रय यानी कि त्रय से त्रिशूल। जैसे त और रा से मिलकर बना है त्रय। तो मित्र, चित्र, पत्र, ठीक है, ये क्या हो गए? ये त्रय से त्रय, जिनसे त और रा से मिलकर त्रय बनता है। अब है गे। ज और अ से मिलकर क्या बनता है? गे बनता है। जैसे ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ। अब है श्रय। श्रय जो बनता है वो श और र को मिलकर बनाते हैं। जैसे हम वर्ण लिखेंगे श्री, परिश्रम, श्रम आदि श्रय के उदाहरण हैं। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व क्या होता है? जब एक ध्वनि अपने जैसे ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे अब आप वर्ण देखोगे जो लिखे हुए हैं आपके, जैसे क लिखा हुआ है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इट मीन्स वह कैसा है? आधा है। फिर प्लस करके क लिखा हुआ तो ये बन गया कक। तो इसको हम शब्द बनाएंगे जैसे छक्का, धक्का। ऐसे ग आधा गा है, फिर गग हो गया, जैसे बग्गी, लग्गी। आधा ज और जज यानी सज्जा और छज्जा। चच, सच्चा और बच्चा। ऐसे सस, लस्सी और रस्सी। दद, गद्दा और भद्दा। तो बच्चों आपका ये पाठ यही समाप्त होता है। अब हमने इस पाठ में क्या पढ़ा उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। सबसे पहले हमने यही चीज़ पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और वर्णों के क्रम व समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी कि आ से लेके और जो गे तक हम पढ़ते हैं यह क्या है? यह है वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर होते हैं, अयोगवा होते हैं तथा व्यंजन होते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो बच्चों आपका यह पाठ आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।